नमस्कार, जनमंच में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। जनमंच में आज हम एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जिसको राजस्थान पुलिस ने एक सर्वे के जरिए पूरे देश को बताया है। हालांकि इस मुद्दे पर गाहे बगाहे बात होती रहती है, लेकिन इस बार ये तथ्य बेहद चौंकाने वाला है। आपके लिए, हमारे लिए, पूरे देश के लिए। राजस्थान पुलिस ने जिन बच्चियों के बलात्कार के मामले में सर्वे किया है उसमें 89% यानी कि लगभग 90% मामलों के अंदर बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले उनके अपने रिश्तेदार, उनके अपने सगे होते हैं। राजस्थान पुलिस ने जितने भी मामलों की जांच पड़ताल की और जितने भी आरोपियों को इस मामले के अंदर पकड़ा, वो सब के सब बच्चियों के सगे पाए गए। ऐसे में हमारे लिए चिंता का विषय यह है कि आखिर भरोसा किस पर करें, क्योंकि जब खेत ही बाढ़ को खाने लग जाता है तो ऐसे में स्थिति बड़ी भयावह हो जाती है। आज इसी को लेकर जनमंच में चर्चा करेंगे। बहुत सारे बुद्धिजीवी इस कार्यक्रम के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें पत्रकार भी हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी भी हैं, एनजीओज भी हैं, नौजवान भी हैं। सबका नजरिया क्या है इस मामले पर और इसका समाधान क्या है, क्योंकि ये समस्या अब विकराल रूप ले चुकी है। सिर्फ 100% में 10% हम दूर रहे हैं और 90% हम अपनों के इतना करीब आ चुके हैं कि अब बच्चों को अपनों की गोद में देते हुए डर लगने लगा है। सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं नितिशा जी आपसे करूंगा, क्योंकि आपको बहुत साल हो गए इस पर लगातार काम करते हुए, और आपने अपनी नौकरी पेशा छोड़कर आप इसी टॉपिक के ऊपर, इसी मुद्दे पर काम कर रही हैं। समस्या क्या है ये, और कब से जो है आपको लगता है कि अब ये गंभीर रूप ले चुकी है, अब इसका कोई रास्ता निकलना चाहिए? जहाँ पर मैं इससे शुरुआत करूँगी, जहाँ विश्वास होता है वहीं विश्वासघात हो रहा है, और ये विकराल रूप इसीलिए लिया गया है। शायद हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग ही कमज़ोर पड़े हैं इस चीज़ को लेके। चाहे हम टोंक की बात करें या शास्त्री नगर केस की बात करें, वहाँ परिचित लोग ही थे जिन्होंने अमूमन इन छोटी छोटी बच्चियों को अपना शिकार बनाया। और जब हम बात करते हैं कि बच्चों को किस तरीके से ये जो प्राइवेट पार्ट्स के बारे में है, गुड टच बैड टच के बारे में है, शायद हमारे ही अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, जो कि हम लोग आगे बढ़ के इन बच्चों को इसके बारे में नहीं बता पा रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत हो, और ना केवल पेरेंट्स, स्कूल में टीचर्स, अभिभावक जो भी बनते हैं, ANMs, GNMs, गाँव में अगर हम बात करते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, प्रिंसिपल, स्कूल टीचर्स, सभी को आगे आना पड़ेगा और एक मुहिम की तरह इसको शुरू करना पड़ेगा। नहीं तो ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। ये सर्वे मेरे ख्याल से बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि हम लोग हर पंचायत और ट्राइबल में बच्चों के साथ भी काम कर रहे हैं, और हर जगह यही स्थिति देखने को मिल रही है कि उनके ही रिश्तेदार, ज़्यादातर जो हम 89% की बात कर रहे हैं, उनके ही रिश्तेदार हैं जिन्होंने इस चीज़ को मतलब उन्होंने सोचा नहीं इसके बारे में और उन बच्चियों को अपना शिकार बनाया। सीनियर रिटायर्ड पुलिस अधिकारी आप हैं और ये पुलिस महकमे का ही सर्वे है। बहुत चौंकाने वाला, बहुत डराने वाला सर्वे है ये। एक तरह से ये कहा जाए कि लोगों की आंखें खोलने वाला सर्वे राजस्थान पुलिस ने किया है। देखिए, ये सिविल राइट्स एक विंग है राज्य की, और पूरे केसेज को जो भी बच्चों से संबंधित है उसको सुपरविजन करने का उसका दायित्व है। इस बार उन्होंने सभी के तरफ से, जब ये देश के अंदर इस तरह की भावनाएं चल रही है, लहर चल रही है, तो उन्होंने एक आईना दिखाने वाला एक सर्वे जो उनकी रिपोर्टेड केसेज है उसके आधार पे किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने अलग अलग ब्रेकअप दिया है, जिसके अंदर परिवारजन के द्वारा जो है, परिवारजन 12% ही है, 40% है जो परिचित हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सारे रिश्तेदार नहीं है, 40% परिचित है, 12% उनके रिश्तेदार हैं, 8% वो हैं जो बिल्कुल नज़दीकी हैं। कुछ उन्होंने 37% के करीब बताया है कि वो जहाँ स्कूल में पढ़ती है या जिस जगह से जाती है या जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन हैं, मीन्स हैं, और प्ले ग्रुप के अंदर वहाँ खेलते हैं बच्चे, वहाँ पर इस तरह के उन्होंने ये एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है कि हमें देखने की आवश्यकता है कि जो हम आपस में एक दूसरे के ऊपर इतना विश्वास रखते हैं और ये विश्वासघात कहाँ तक हमें ले जा रहा है, समाज को एक आईना दिखा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा चर्चा का विषय है, और हमें सभी को, जैसा अभी मैडम ने बताया कि चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, सभी की आंखें खोलने वाला है, और हमें अब इसके ऊपर खुलकर बातचीत करनी चाहिए।
शिप्रा जी, लंबे समय का आपका पत्रकारिता का अनुभव रहा है और इस तरीके के मामले हम अक्सर टीवी में, अखबारों में देखते, पढ़ते, सुनते आए हैं, लेकिन ये जो सर्वे है अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि ये 10, 12, 20, 40% तक नहीं सिमटा हुआ, ये 90% के करीब पहुंच चुका है। ऐसे में कैसे भरोसा किया जाए कि किसी के गोद में अपना बच्चा दिया जाए या फिर किसी को टहलाने के लिए अपने बच्चे को किसी के साथ छोड़ा जाए? भरोसे वाली चीज़ ही खत्म हो गई इस सर्वे को पढ़कर। फराज साहब का एक शेर याद आता है मुझे कि कुछ हादसे ऐसे होते हैं फराज कि इंसान बच तो जाता है मगर ज़िंदा नहीं रहता। आज जो जिंदा मतलब जो हमारी जो इंसानियत है वो अगर मर रही है तो उसका दारोमदार पूरी सोसाइटी पर है। और आज जब हम देखते हैं कि स्कूल के टीचर, बीकानेर का एक हादसा मुझे अभी याद आया, मुंबई में अभी एक हादसा हुआ जिसमें कि बच्चों ने, झुंझुनू का भी हादसा हुआ। बीकानेर के हादसे में मैं तीनों एग्जाम्पल्स इसलिए बता रही हूँ कि तीनों के एस्पेक्ट जो हैं वो आज हमें समझने पड़ेंगे और उन पर एक्ट भी करना पड़ेगा। बीकानेर में एक बच्ची के साथ, क्योंकि घर के हालात इस तरह के थे और उसके पिता ही क्योंकि इन्वॉल्व थे, उसने जाके टीचर से कहा और टीचर ने उसको घर ले जाकर फिर उसके दादा को समझाया कि इस तरह का हादसा है और आपको शिकायत दर्ज करानी चाहिए। तो टीचर का भरोसे पर उस बच्ची की ज़िंदगी कम से कम महफूज हुई। दूसरा हादसा हुआ झुंझुनू का हादसा, जो बहुत खतरनाक हादसा है, जबकि एक स्कूल में टीचर ने सेक्सुअल अब्यूज़ किया कुछ बच्चों के साथ और बच्चों को जो दहशत थी उसकी वजह से वो कभी कह नहीं पाए। लेकिन इस मामले में एक एस्पेक्ट जो देखने की बात है, आप और सर्वेस कीजिए, आप और देखिए, उन सर्वेज में ये जाहिर होगा कि अभी भी एक जो हमारी सोच समझ में अभी यही है कि बच्चियों के साथ ऐसा होता है, सेक्सुअल अब्यूजेस। क्योंकि रेप तो कन्वर्ट ऑफ कोर्स बच्चियों के साथ हो रहे हैं, लेकिन सेक्सुअल अब्यूजेस के जो मामले हैं वो बच्चों के साथ भी, लड़कों के साथ भी हो रहे हैं। झुंझुनू का मामला सामने है। स्कूलों में जब ज़्यादातर, लेकिन स्कूलों का, मैं बीकानेर के जो हादसा हुआ, जो मामला सामने आया, उसमें टीचर्स को अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने ये फैसला लिया कि हम जाके बताएं, समझाइश करें और उसको पुलिस थाने तक लेके जाए। लेकिन ज़्यादातर मामलों में हमने एक अभियान शुरू किया है इसी चीज़ को लेकर, क्योंकि एक पुलिस का दारोमदार होता है, दूसरा होता है नागरिकों की जो जिम्मेदारी है। तो हमने एक अभियान, स्पर्श के नाम से अभियान शुरू किया, जिसमें अलग अलग फील्ड के अलग अलग लोग, हम एक वॉलंटियर्स की तरह, और प्रिवेंटिव एक्शन की जब हम बात करते हैं तो पुलिसिंग एक एस्पेक्ट है, लेकिन कम्युनिटी पुलिसिंग एक एस्पेक्ट है। समाज की निगरानी, समाज की जिम्मेदारी, उसकी निगहबानी वो बहुत ज़रूरी है। और जब हम स्कूलों में जाते हैं तो स्कूलों को तकलीफ़ क्या होती है, बहुत सारे स्कूल तो बहुत खुले मन से, खुले दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्कूलों को थोड़ा सा संदेह ये होता है कि क्या मालूम हमारे स्कूल से अगर कोई मामला सामने आ गया, मीडिया में आ गया, उसकी बात होने लगी तो हमारी बदनामी का डर ज़्यादा है शिक्षकों को, बजाय कि बच्चों की जो सुरक्षा है उसकी चिंता होने के। तो किस तरह का समाज हम लोग गढ़ रहे हैं, ये तो हमें सोचना ही पड़ेगा। आप ये भी कहना चाह रही हूँ कि शिप्रा जी, कि जब आपके ज़माने के अंदर आपने कहा कि 80% मामले इस तरीके के सामने आते थे, शायद तब लोग बोल कम पाते थे, सामने नहीं कह पाते थे, अब लोग आवाज़ उठाने लगे, खुलकर सामने आने लगे। एक ये भी वजह है कि हम ये आंकड़े गिन पा रहे हैं। आंकड़े एक तो गिन पर, देखिए ये बात ठीक है कि रिपोर्टिंग हर मामले में, जब आप ये कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स बुरी हो रही है, तो हमारा आर्ग्यूमेंट हमेशा ये होता है कि रिपोर्टिंग ज़्यादा होने लगी है। लेकिन जिस तरह की सामग्री हम लोग परोस रहे हैं वो आंकड़े देखें। अभी मैं 2 आपको उदाहरण देती हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग उदाहरण है। एक उदाहरण है सेक्सुअल अब्यूज़ इमेजरी जो इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही है, उसके मामले में कैन यू इमेजिन कि भारत जो है वो अव्वल है इस मामले में। दूसरा आंकड़ा जो मुझे लगता है बहुत ही खतरनाक आंकड़ा है, वो ये है कि सेक्सुअल अब्यूज़ और पोर्नोग्राफी के मामले जो हैं वो इतने बढ़ रहे हैं कि जर्मन पुलिस अभी एक तफ्तीश कर रही थी और उस तफ्तीश में भारत के 7 लोगों की संलिप्तता पाई गई और उसमें से एक व्यक्ति हमारे राजस्थान के चोमू में पकड़ा गया है। 400 व्हाट्सएप ग्रुप चलाए जा रहे थे जिससे कि सेक्सुअल अब्यूज़ और पोर्नोग्राफी के जो चीज़ें हैं, अश्लीलता वाली चीज़ें हैं, इमेजेस हैं, वीडियोस है, वो सर्कुलेट हो रहे हैं। ठीक है, मैं फिर से आऊँगा आपके पास में। श्रीमाली जी, मैं आपसे, हालांकि ये मामला बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं है, लेकिन फिर भी देश की सबसे बड़ी पार्टी के राजस्थान प्रवक्ता होने के नाते मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, समझना भी चाहूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी रही है। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति होती तो इन मामलों को 90% तक आने से रोका जा सकता था। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक इच्छा शक्ति के अलावा जो राज्य की सरकार है, उस सरकार के अपराधियों के अंदर जिस प्रकार से भय बिल्कुल समाप्त हो गया। मैं आपको इस बारे में आंकड़े बताना चाहूँगा, जो आप आंकड़े बता रहे हो जी।
कि पिछले एक वर्ष के दौरान 5198 केवल और केवल बलात्कार के मुकदमे दर्ज हुए हैं, 7000 से अधिक केवल अपहरण के मुकदमे दर्ज हुए हैं और लगभग सारे अपराधों के अंदर देखा जाए तो 84% की वृद्धि हुई है। तो ये एकदम से जो वृद्धि हुई है इस अपराधों के अंदर, ये बात बिल्कुल मैडम ने जो कही बिल्कुल सही है कि जानकार, यहाँ पर रिश्तेदार और नहीं था, यहाँ पर जानकारों के माध्यम से बच्चों के साथ में सेक्सुअल अबेजमेंट ज़्यादा होता था, सेक्सुअल हरेसमेंट ज़्यादा होता था। ये बात पहले से थी, परंतु जानकार की डेफिनेशन में केवल परिवार नहीं है। जानकार की डेफिनेशन के अंदर जो बच्चा उस स्कूल के अंदर जिस गाड़ी से जाता है उस गाड़ी का ड्राइवर और कंडक्टर वो भी उसमें शामिल है, और जहाँ पर वो बच्चा उस स्कूल के अंदर आसपास कहीं भी कुछ सामान खरीदता करता है, 2-4 बार जानकारी हो गई, वो भी इसमें शामिल है। तो केवल जानकारी के नहीं, परंतु इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो राज्य सरकार का निकम्मापन, ये बात तो है ही है, ये पूरे राजस्थान की जनता देख रही है। पर इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि सामाजिक कार्यक्रम है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा राजनीतिक बातें नहीं करके ये बात कहना चाहूँगा कि एक तो परिवार के अंदर करने के लिए भी नहीं है राजनीति में आपकी परिवार में का कोई प्रवक्ता जो नहीं है यहाँ बच्चों पर। के और अभिभावकों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप कम हुआ है, आपस में जो बातचीत का जो सीमा समय कम हुआ है, इस समय को बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं बहुत अच्छी तरह पिछले काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि माता पिता अपने बच्चों से बातचीत करने का समय नहीं मिल पाता है, और जो समय होता है घर में रहने का उसमें बच्चे या तो मोबाइल पे रहते हैं या माता पिता अपने कामों में रहते हैं। एक तो आपस में बातचीत बढ़े, संवादहीनता की बात कम हो, और दूसरा साथ साथ एकल परिवार की जो प्रथा चली है पिछले काफ़ी समय से, उस एकल परिवार के कारण से बच्चा माता पिता के काम पे जाने के बाद में वो बिल्कुल अकेला हो जाता है, और उसका परिणाम ये होता है कि जो परिचित दूसरे होते हैं, चाहे वो पड़ोस में पड़ोसी रहने वाला हो, चाहे और कोई जानकार हो, उस जानकार से उसका प्रेम मोहब्बत बढ़ती है, और वो प्रेम तो होता है एक वात्सल्य का भाव, पर वो बढ़कर के उसका परिणाम जो है वो इस प्रकार के जो रोजाना की घटनाएं हैं वो हो रही है, जो बहुत ही दुखदायी विषय है। और अभी जो इसमें मनोवैज्ञानिक कारणों को भी जोड़ना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही है, मनोवैज्ञानिक कारण तो है, जैसा कि मैडम ने बताया भी, जिस प्रकार से मोबाइल के ऊपर अश्लीलता का जो जिस प्रकार से प्रचलन बढ़ा है और मोबाइल का दुरुपयोग जो बढ़ा है, उसको रोकने की आवश्यकता है, और हम सब मिलकर के इस बारे में हम प्रयास करें। कुछ और बुद्धिजीवी भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर देखिए बात जनमंच में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चर्चा चल रही है राजस्थान पुलिस के सर्वे की, जिसमें कहा गया है कि 89% यानी 89% बच्चियों के दुष्कर्म मामलों में उनके अपने रिश्तेदार, नज़दीकी, करीबी लोग पाए जाते हैं। समाज के लिए, देश के लिए, या राज्य के लिए, या दुनिया के लिए ये वाकई बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि इस तरीके के आंकड़े सामने आना अपने आप में चौंकाता है। नारायण बारट साहब, अब मैं आपके पास आऊँगा। काफ़ी मैं इंतज़ार कर रहा था कि जब मैं आपके पास आऊँ तो काफ़ी कुछ समझूँ इस विषय को लेकर, क्योंकि आपने इसको लेकर भी काफ़ी रिपोर्टिंग की है, काफ़ी कुछ लिखा है। अब ये जो आंकड़े सामने आए, इसमें श्री माली जी ने अपना एक बात कही कि इसमें कई मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं, एकल परिवार हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ की वजह से भी ऐसे मामलों को बढ़ावा मिला है। शिप्रा जी की अपनी दलील है, उनका कहना है कि ये मामले तो पहले भी बहुत सामने आते रहे, क्योंकि जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो सबसे पहले अपनों के ही साथ निकलता है। तो कई इसके कारण हैं। आपको क्या लगता है कि इन मामलों के अंदर अब किस तरीके से पाबंदी लगाई जा सकती है? सियासत तेरी चालाकियाँ अच्छी नहीं लगती है, कफन में लिपटी बेटियां अच्छी नहीं लगती है। पहरे ही बिठाने हैं तो मोहब्बत में मत बिठाओ, नफरत पे बिठाओ। जो कुछ हो रहा है हम सतही बात कर रहे हैं, हम उस कोज की तरफ नहीं जा रहे हैं। राजस्थान पुलिस के आंकड़ों मुझे कोई हैरत नहीं हुई। ये 2017-2016 के जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो है उसके आंकड़ों में पहले ही बताया जा चुका है कि 93% तक वो लोग मुलब्बिस होते हैं जो उसके रिश्तेदार हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि आप 2016-17 के आंकड़े देखते हो तो 650 लोग वो है जो उस बच्ची के पिता है, भाई है, चचेरा है, दादा है, नाना है। आप सोचिए कि घर की चार दीवारी में जब बेटी की सुरक्षा नहीं है तो कहाँ सुरक्षित रहेगी। हम रिश्तों का अजीब भाई दूज देख रहे हैं जिसमें बेटी घर में महफूज नहीं है। 2100 ऐसे लोग थे उसमें अपराधियों में जो रिश्तेदार थे बहुत करीबी के, 10,000 पड़ोसी हैं या परिचित लोग हैं। जो खतरा है वो घर की चार दीवारी के भीतर है, समाज के अंदर है, परिवार के अंदर है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। और जितेंद्र जी ने जो समस्या बयान की है ये सामाजिक भी है और राजनीतिक भी है। मैं राजनीतिक पार्टियों से दोनों से पूछूंगा, जो प्रमुख पार्टियां हैं हिंदुस्तान की, कि क्या ऐसी वजह थी कि बीजेपी ने 66 ऐसे लोगों को टिकट दिया जिनके खिलाफ महिला अपराध के मामले थे एमपी और एमएलए में।
क्या वजह थी कांग्रेस पार्टी की 46 ऐसे लोगों को टिकट दिया जिनके खिलाफ इस तरह के मामले थे, और बहुजन समाज पार्टी ने 40 लोगों को टिकट दिया। जो जीत के आए हैं, इस संसद में बैठे हैं, उसमें 21 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ किसी न किसी तरह से महिला अपराध की शिकायतें हैं, जो बीजेपी के हैं, 16 कांग्रेस के हैं, 7 वाई शेखर की पार्टी के हैं और 6 बीजेडी के हैं, बाकी किसी टीएमसी के 2 हैं, एक है। सारी राजनीतिक पार्टियां उनको पनाह देती है, उनकी मजबूती से मदद करती है। जैसे गालिब के लिए कहते हैं कि गालिब उम्र भर यही करता रहा, धूल चेहरे पे थी वो आईना साफ करता रहा। हम धूल चेहरे की नहीं उड़ा रहे हैं, हम बहस करते हैं क्या संवेदना मौसमी हो सकती है। जब यूपी में कोई अपराध की घटना हो तो हमारी संवेदना कुछ और होती है, राजस्थान में कुछ घटना हो तो हमारी संवेदना बदल जाती है, अमुक जाति अमुक धर्म की हो तो हमारी सेंसिटिविटी कुछ और हो जाती है। तो ये एक डरावना मंजर मैं देख रहा हूँ कि आज हिंदुस्तान में बेटी घर में सुरक्षित नहीं है, वो मंदिर में सुरक्षित नहीं है, वो इबादत गाह में महफूज नहीं है, वो पुलिस थाने में महफूज नहीं है, वो स्कूल में नहीं है, वो अस्पताल में सुरक्षित नहीं है। एक अकेली औरत असहाय भाग रही है, उसके पीछे हुजूम है, और हम झूठ बोलते हैं। हर 70 मिनट में एक बच्ची को दहेज की वजह से भारत में मारा जाता है। क्या हमारे आसपास के लोग नहीं हैं? क्या हम उनकी बारात में नहीं जाते हैं? क्या हम अपराध को बढ़ावा नहीं देते हैं? बिहार के डीजीपी ने कहा कि अपराध समाज रोकेगा, वो समाज जो जाति के नाम पे अपराधियों को गले में माला डालता है, कभी धर्म के नाम पे डालता है, किसी पार्टी के नाम से डालता है। तो आप कैसे अपेक्षा करते हो पुलिस से? आप कैसे अपेक्षा करते हो न्यायपालिका से? कुछ मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी डोरी के मुकदमे आए हैं। 2016-15 में हर 15 मिनट में रेप की घटना हुई है। हमारी संवेदना कहाँ चली जाती है? इसका मतलब ये है कि हमारी संवेदना है वो सब्जेक्टिव होती है, रिलेटिव होती है। हम मौका देख के अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। आप सोचिए कि इस संसद में पिछले 10 साल में एसिड फेंकने की घटनाएं हो रही है, 300 घटनाएं हर साल होती है। संसद ने कोई प्रस्ताव नहीं रखा, जो आदेश आया वो न्यायपालिका की वजह से आया है। ये पहल न्यायपालिका ने की है। इससे गंभीर अपराध कोई हो नहीं सकता कि हर साल 300 चेहरे मासूम महिलाओं के मजरूह कर दिए जाते हैं तेजाब फेंक के। हमारी संसद खामोश रहती है, हमारे मुल्क के रहबर खामोश रहते हैं। ये आवाम पूछती है कहाँ है मेरे मुल्क के रहबर, कहाँ है मेरे रहनुमा, कहाँ है वो जो आवाम के हितों की बात करते हैं। इसलिए हम बहस को इस तरफ मोड़ें कि हम बीजेपी कांग्रेस न करके, हम हिंदू मुस्लिम न करके, हम अमीर गरीब न करके, हम औरत मर्द न करके, हम इंसानियत की तरफ से देखें। यही मेरी आपसे गुजारिश है। श्रीमल जी, ये सवाल का जवाब बहुत संक्षेप में मैं आपसे लूंगा, उसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, वो डिबेट में आते नहीं है। जैसा कि नारायण बारट साहब ने कहा कि ये मामले रुकेंगे कहाँ से, क्योंकि ऐसे मामलों से जुड़े लोग तो विधानसभा और संसद तक पहुंच चुके हैं, पार्टी तक के मेंबर्स तक गिनवाए इन्होंने। देखिए, चाहे राजनीतिक दल कोई सा भी हो, अगर इस प्रकार से कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ इस प्रकार से आरोप लगाया है, आरोप के बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो चीज़ सामने साबित हुई है और कोर्ट ने उसको कॉन्विंस किया, जो भारत का जो कानून बना है इसके ऊपर, और भाजपा ने हमेशा इस बात को माना है और हमारा ये दृढ़ मत है कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये मैं बताऊं आपको, चाहे वो इस प्रकार के जो नैतिक अपराध हैं उस वैसे हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले हों, इस प्रकार से जितने भी लोग हैं, आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि जब एक सरकार होती है, उस चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, उसके अंदर कोई व्यक्ति एंटी करप्शन के अंदर बंद हुआ है, और जब सरकार बदल जाती है तो उन्हीं अधिकारी को, उसी व्यक्ति को दूसरी सरकार जो है वो बड़े पद के ऊपर ले आती है। तो इस प्रकार से अपराधियों को संरक्षण, चाहे कोई पार्टी का हो, अपराधियों को संरक्षण नहीं होना चाहिए, और जनता भी इस बारे में अगर जागरूक होगी तो निश्चित तौर पर अपेक्षा थी, और आपने वही डिप्लोमेटिक जवाब यहाँ पे दिया। सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं मैम के पास जाऊंगा। जितने भी वक्ता मेरे से पहले बोले, उन्होंने प्रॉब्लम को तो उजागर किया, बहुत विस्तृत रूप से बताया कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपने भी बोला कि 90% जो हैं वो रिलेटिव्स या नोन होते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम तो है, वी हैव टू लिव विथ इट। लेकिन मैं एक मैनेजमेंट गुरु होने के नाते मैं प्रॉब्लम पे नहीं जाऊंगा, आप समाधान मैं सॉल्यूशन पे जाऊंगा कि गिवन दी फैक्ट, गिवन दी स्टेटस, आज की तारीख में जो कुछ भी है, अच्छा है बुरा है जो भी है, और क्यों हो रहा है उस पर भी नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि उसको हम नहीं बदल सकते। तो मैं तो सॉल्यूशन पे बात करूँगा, और सॉल्यूशन पे दो तरह के वो हैं तरीके। एक तो है रिएक्टिव, एक है प्रोएक्टिव। अभी जितने भी लोगों ने बात की वो सब रिएक्टिव, कि हम
दोषी को सजा दे दें, ये कर दें, वो कर दें, वो सब रिएक्टिव है। हम प्रोएक्टिव पे जाएं कि ये घटना हो, बंद तो नहीं हो सकती, कम तो हो सकती है। तो हम प्रोएक्टिव पे जाएं और बच्चों को आर्म करें। कहते हैं गुड नॉलेज इज वेल आर्म्ड, राइट? एंड इफ यू डोंट प्रिपेयर, इफ यू फेल टू प्रिपेयर, यू प्रिपेयर टू फेल। तो हम बच्चों को प्रिपेयर करें कि वो फेल ना हो। अब ये तो कहना बड़ा आसान है कि साहब बच्चों को प्रिपेयर कर दो। अब बच्चे बेचारे 4 साल से 14 साल के बच्चे, इतनी उनमें समझ ही नहीं होती है। प्लस ये जो टॉपिक है ये बहुत हैवी टॉपिक है, इसके बारे में बच्चों से अमूमन भारतीय परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा खुल के बात भी नहीं हो सकती। आम पेरेंट्स तो ये डिसाइड ही नहीं कर पाते हाँ, किस कि तरीके कैसे से बात करें। की जाए। तो फिर दूसरी बात, उनका मेंटल लेवल इतना हाई नहीं है कि वो इसको एब्जॉर्ब कर सकें, और या एब्जॉर्ब कर भी लें तो उसके साथ रिएक्ट भी कर सके राइट मैनर में। तो अब मैं आऊँगा कि हमारी एनजीओ इनाया जो है वो इसको कैसे डील कर रही है, इस प्रॉब्लम को। हमने एक बहुत ही सुंदर मॉड्यूल बनाया है जो कि बहुत ही इजी है और बहुत ही कलरफुल है। एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम को हमने एक बहुत ही फन फिल्ड वे में बच्चों को सिखाने की कोशिश करी है, और इस तरह से इसको साइंटिफिकली बनाया है कि बच्चों में एक बिहेवियरल चेंज आए, अंदर से ही उसके अंदर एक चेंज आए, उसके बिहेवियर में एक चेंज आए कि जैसे ही ऐसी घटना हो वो सबकॉन्शियसली, इनवॉलंटरीली वो इसके ऊपर एक प्रतिक्रिया दे जो उसके हित में हो। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा पूरा मॉड्यूल जो है उसमें हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ डाली हैं, बच्चों को इन्वॉल्व किया है, बहुत सारी वीडियोस दिखाते हैं, बहुत सारे हमने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है कठपुतली के माध्यम से। फिर हम लाइव कठपुतली भी नचवाते हैं वहाँ पे गानों के साथ में, जिसमें गुड टच बैड टच के बारे में बताया जाता है। हमने राजस्थानी सॉन्ग्स बनाए हैं, और वो सॉन्ग्स भी ऐसे हैं जो कि रोजमर्रा के लोकगीत जो हैं वो हैं। 2 पंक्ति लोकगीत की अगर आप बताएं हाँ, ताकि दर्शकों तक ये मैसेज जाए, बच्चे भी सुने। हाँ, मैं चाहूँगा। इसका पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये हम क्यों करते हैं। ये इसलिए ताकि कि ये धुन जो है ये बच्चों के दिमाग में है, वो तो सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अब हम अगर शब्द दूसरे इसमें डाल दें और बच्चे अगर उसको याद कर लें, तो जब भी बच्चे इसको गुनगुनाएंगे तो वो इस बात का स्मरण करेंगे और उनमें एक बिहेवियरल चेंज आएगा। अब मैं आपको 2-4 पंक्तियां गा के सुनाता हूं कि मत छुओ रे बापो सामने गंदो लागे रे, मत छुओ रे, मत छुओ रे बापो सामने गंदो लागे रे, मत छुओ ले, लालच दे के गंदा हाथ लगाओ जी थे मन, लालच देकर गंदा हाथ लगाओ जी, मैं समझ में आवे है थे काई चाहो जी, मत छुओ रे, अरे रे मत छुओ रे बापो सामने गंदो लागे रे, मत छुओ ले। तो आपने देखा आसिफ भाई कि इस तरह से जो हम गाने वाने उनको सिखाते हैं, उनसे गवाते हैं और उनकी मेमोरी में डालने की कोशिश करते हैं, उससे क्या होता है कि उनको उनके एक बिहेवियर में चेंज आएगा, उनका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा, और ये जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है ये बच्चों के जहन में उतर जाता है। ब्रेक के बाद जनमंच में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चर्चा चल रही है बच्चों के साथ होने वाले दुष्कर्म में उनके रिश्तेदारों के बढ़ रहे आंकड़ों को लेकर। हमारे साथ कई महिलाएं भी इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद हैं, एनजीओ से जुड़ी हुई। मैम, आप कुछ कहना चाह रही थी, फिर मैं वहां जाऊंगा। देखिए सर, मैं पहले तो सर को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनका एनजीओ एक अच्छा काम कर रहा है। साथ में ये जो इन्होंने सॉन्ग बनाया है बहुत ही अच्छा है, और वो भी मारवाड़ी राजस्थानी लैंग्वेज में, ताकि हर एक महिला जो है ग्रामीण क्षेत्र की उसको समझ सके। लेकिन सर बात ये है कि इंटरनेट अगर सबसे बुरी चीज़ हो गई है आज के ज़माने में, और इन टॉपिक को लेके इंटरनेट पे बहुत सारी है, लेकिन इंटरनेट इस चीज़ का एक सुझाव, एक रास्ता भी है।
क्योंकि इंटरनेट आजकल हर व्यक्ति यूज़ कर रहा है, बच्चा भी यूज़ कर रहा है। 6 साल का बच्चा भी मोबाइल पे गेम खेल रहा है, वीडियोस देख रहा है यूट्यूब पे जाके। हम 6 साल के बच्चे को या बेटी को ये नहीं कह सकते कि आप इस पे यकीन कीजिए, आप उस पे यकीन मत कीजिए, या उस रिश्तेदार से बात कीजिए, इस रिश्तेदार से बात मत कीजिए, क्योंकि विश्वास के भी 2 पहलू होते हैं। विश्वास करना भी अच्छी बात है और विश्वास नहीं करना भी अच्छी बात है। और आजकल के ज़माने में मैं लड़कियों को एक संदेश देना चाहूँगी कि पापा की परी बहुत बन चुके बेटा, अब पापा की शेरनी बन के दिखाइए। जमाना शेरनी बन के आ गया है, परी का नहीं रहा। ठीक है सर, आप अभी हमने बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें सुनी और ये बिल्कुल सही बात है कि जो मैम ने कहा था कि ऐसा नहीं है कि ये आंकड़े आज के हैं। हम भी जब बच्चे रहे होंगे तो हमारी भी बहुत सारी साथी हैं। मेरे को लगता है ज़्यादातर लड़कियों को चाहे छोटा मोटा ही बैड टच फील करना पड़े, लेकिन वो करना पड़ता है। ये हम अपने घरों की बात कर रहे हैं। और दूसरा जो इनाया फाउंडेशन वालों ने कहा कि हमें सजेशन और मतलब किस तरह से सुधार है इस पे बात करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं अभी 2-3 दिन पहले तक बाल आयोग की सदस्य थी, वहाँ हमने इस तरह के केसेस बहुत देखे। मैं कह सकती हूँ कि एक बच्ची के साथ जब रेप होता है या उसके साथ कुछ भी बुरा होता है, या लड़के के साथ भी, तो वो एक दिन की घटना नहीं होती, उसके पूरा जीवन प्रभावित होता है। बच्चे का फिजिकल के डैमेज के साथ साथ उसका इमोशनल डैमेज, कॉग्निटिव डैमेज, सोशल डैमेज, सब कुछ होता है। तो यहाँ बात आती है कि हम इस बदलाव कैसे लाएं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि चूँकि मैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट से हूँ, इसलिए मैं ये कहती हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है, क्योंकि बिल्कुल सही बात है कि आप किस पे विश्वास करो, किस पे मत करो। अभी टोंक में जो घटना हुई थी उसमें क्या था, टीचर की लापरवाही थी कि स्कूल में बैग रह गया और बच्ची को वो आदमी बाहर ले गया और उसका अल्टीमेटली उसकी मर्डर कर दिया। दूसरा, आज ही पेपर में एक घटना आई है कि एक 13 साल की लड़की के बच्चा हुआ, वो मर भी गया और उसके जो अपराधी थे वो बुआ का लड़का और एक और सगा भाई, हाँ, 2 भाइयों ने मिलके। तो ये तो सही बात है, कब तक कहें कि तुम भाई से भी बात मत करो, ये नहीं संभव है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे जो कलेक्टिव अप्रोच लेनी है कि वो पेरेंट्स को, टीचर्स को, मीडिया को भी, क्योंकि जनमंच में इस तरह की आवाज़ उठाना भी एक तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम ही है, मैं ये मानूंगी। तो पेरेंट्स को बच्चों के साथ संवाद स्थापित करना ही पड़ेगा। बच्चे में वो डर, बच्चे का माँ के साथ वो दूरी, वो कम करनी ही पड़ेगी कि वो कह ही नहीं सकता। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे टोटल सीखते हैं ऑब्जर्वेशन से, वो इमिटेशन से सीखते हैं। तो माता पिता को अपने रोल है ना, उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। कोई एक कारण नहीं है इसके पीछे, बहुत सारे कारण हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। हमारे बीच में वकील साहब भी बैठे। वकील साहब, मैं आपके पास भी आऊंगा और आपसे ये समझना चाहूंगा कि कानून बहुत बन चुके हैं इनके ऊपर, लेकिन बावजूद जब ये आंकड़े सामने आते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों के अंदर कानून का कोई भय नहीं है। जहाँ तक कानून की बात करते हैं तो कानून का इम्प्लीमेंट तो तब होता है जब वो घटना घटी जो जाती है। उससे पहले हम सब का दायित्व है, हम सब की ड्यूटी है। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम कोर्ट के अंदर ऐसे सेंसिटिव मामलों को हम फिशिंग करें, चाहे जो है एक्यूज की तरफ से, चाहे डिफेंस की तरफ से। और श्रीमाली जी कोई बात कर रहे थे, लेकिन मैं उस चीज़ को, उस विषय पर नहीं लेके जाऊंगा। लेकिन आंकड़ों को उठा के देखें तो ऐसा युक्त कारण क्या है कि 3,60,000 जो मामले हैं महिलाओं के साथ में, उसमें अपहरण के भी हैं, हत्या के भी हैं और उनके साथ रेप के भी हैं, और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनका ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आज वर्तमान में अगर देखो 1 जनवरी 2018 से लेकर के 1 जनवरी 2019 से लेकर के और 30 जून 2019 के बीच के आंकड़े देखोगे तो इस देश के अंदर लगभग 25,000 से ऊपर ऐसे बच्चों के साथ में जो आंकड़े आ रहे हैं जिनमें इस तरह के बलात्कार, छेड़छाड़ और हत्या के मामले हैं। बिल्कुल। एक सबसे बहुत मैं महत्वपूर्ण बात कहूँगा आपसे संक्षेप में सर, कि यदि मान के चलो कि अगर इनको कैलकुलेशन किया जाए तो आज हमारे यहाँ पर हर 5 मिनट के अंदर एक बलात्कार या छेड़छाड़ का मामला हो रहा है। जहाँ तक कानून की बात करते हैं, कानून अपनी जगह काम कर रहा है, लेकिन कानून की कड़ाई से पालना करने की मंशा होनी चाहिए। जब बना दिया कानून तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ही किसी के साथ इस तरह का होता है
तो तुरंत उसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन हो करके और ऐसे तुरंत मामलों कोर्ट में में आना देखा चाहिए। जाता है सर, पुलिस तो फौरन जो है वो मुस्तैदी दिखाते हुए गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जब आप उनके पास जाते हैं तो फिर तारीखों पे तारीखें पड़ने लग जाती है। सर एक्चुअल में ऐसी एक चीज़ बता देता हूँ कि कहीं न कहीं ऐसे चीज़ें होती हैं जो इस तरह के सेंसिटिव केसों में जो कि बहुत डीपली उसमें जाना पड़ता है, और हमें चाहते हैं कि एक बच्ची या बेटी या बहू या कोई भी हो उसके साथ इस तरह का होता है तो कम से कम एक हर पहलू पर जाकर के हर पहलू को देखा जाता है, कम से कम एक इस तरह का घिनौना उसके साथ कृत्य हुआ है तो वो हर किसी के साथ नहीं हो। जो कि रेफरेंस देता हूँ कि जब 2012 में निर्भया कांड हुआ वो अभी और भी जब- जिंदा है सर। देखिए मेरी बात उस पर मैं बाद में जाऊंगा, मैं आपको फोकस डाल रहा हूँ। 2012 में जब निर्भया कांड हुआ, आज क्या मैं ये माता बहनें बैठी हैं उस माँ के साथ आज क्या गुजर रहा होगा। कानून अपनी जगह है, राजनीति अलग जगह है। सर मैं मेरा सवाल वही तो है, आपसे मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि माता पे क्या गुजर रहा है। ठीक है सर, मैं वापस आऊंगा आपके पास में एक सर मैं वापस आऊंगा आपके सर जस्ट पीछे। अभी बात हो रही है कि बेटियां और औरत विषय दो हो जाता है जी। औरत ही घर में परेशान बहुत हो रही है, वो उस पे हरेसमेंट भी हो रहा है, वो कहीं हर तरह की आ जाता है, उसमें इश्यू ये है हर तरह आ जाता। अब बात हो रही बच्चियों की, अगर बच्चियां ज़्यादा टारगेट हो रही हैं तो कहीं ना कहीं माता पिता का, मैं महिला सुरक्षा मंच से हूँ तो मैं कहती हूँ कि माताएं ज़्यादा बच्चों के साथ में आएँ, घुले मिले बात करें। कहीं ना ऐसा नहीं बच्चों को भी हो रहा है, उसमें बॉयज़ को भी ले रहे हैं। आजकल मेरे पास ऐसे विषय आ रहे हैं कि बॉयज़ को भी होता है, लेकिन माता पिता क्या है कि दूसरी ओर चले जाते हैं, अपने आप को बिजी करने की शो करते हैं, किटी पार्टी ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये अवेयरनेस नहीं है उनके अंदर कि हम जाके और बच्चों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। क्यों माताएं, उनको माता पिता को ज़्यादा जागृत करना होगा। हमारा देश वो देश है जहाँ बच्चियों की पूजा होती है, माताओं की कन्याओं की पूजा होती है। क्या उस देश में ऐसा कृत्य होता है? नहीं होता है, वो नहीं कर सकते। वो एक मानसिकता होती है, उस मानसिकता पे कानून लागू नहीं करना चाहिए, उसको दंड देना चाहिए। उस मानसिकता को पूजा क्या करी जाती है। हाँ, अगर आरोप लग जाता है उसको सिद्ध होने के बाद में सजा हो। कई बार कहते हैं राजनीतिक वो कर दिया, राजनीति पे उस पे वो था। हर प्रत्यारोपित आरोप लगाया गया है, क्या आरोप सिद्ध हुआ है? नहीं। अगर उसमें पुलिस की मुस्तैदी आती है, पुलिस क्या करती है, पुलिस जाएगी और उनकी सुनवाई ही नहीं होती है। मैं देखती हूँ पुलिस तो सुनती ही नहीं है किसी भी टॉपिक के ऊपर। अगर पुलिस फटाफट से जाके और उसकी जांच करे और फिर फटाफट से कहे कि हाँ इस पे अगर दोषी सिद्ध होता है कड़ी से कड़ी सजा देनी। इस मामले में गोठवाल जी बेहतर बता सकते हैं, रिटायर हो चुके हैं अब, इसलिए कह सकते हैं कि पुलिस क्यों नहीं सुनती है। थोड़ा सा मैम एक बार आगे दे दीजिए ताकि सब लोगों का नंबर आ जाए। एक बार मैं फिर से आऊंगा आपके पास में, फिर से आऊंगा। मेरा तो मानना यही है कि जिस तरह से अभी ये जो केस हुआ था, एनकाउंटर किया गया, अगर इसी तरह से जल्दी सबको सज़ा मिलेगी ना तो ये सज़ा खत्म, ये गुनाह होना ही कम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो सज़ा दी ही नहीं जाती है, रोका जाता है कि अभी थोड़ा केस को आगे खींचते रहते हैं। पर केस आगे खींचने की बजाय हैंड टू हैंड जैसे बाहर के देशों में होता है, सज़ा साथ की साथ दी जाती है। यहाँ पे भी यही सब लागू हो जाएगा तो हमारे देश में शायद ये बलात्कार और ये रेप सब कम हो जाएंगे। जी मैम। मेरा भी जैसे इन्होंने कहा, मेरा भी यही मानना है कि अगर हम आरोपियों को सजाएं दें तो जो अगला आरोपी है वो ये सज़ा मतलब ये जुर्म करने से पहले वो सोचेगा। इसीलिए हमें उनको सज़ा देनी चाहिए। और जैसे कि मैम ने कहा है कि माता पिता को भी अपने बच्चियों के साथ और अपने बच्चों के साथ वक्त देना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए गुड टच और बैड टच के बारे में, क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा बच्चे अपने माँ बाप पे विश्वास करते हैं। तो उनकी बात को वो ज़रूर सुनेंगे। और बच्चे भी कभी जैसे कि अपने माता पिता को कोई भी घटना आके बताते हैं कि किसी रिश्तेदार ने उन्हें इस तरह से छुआ या इस तरह की कोई गंदी बात करी या स्कूल में ऐसी कोई बात हुई, तो ज़्यादातर माँ बाप बच्चों की नासमझी कह के इसे आगे कर देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें अपने बच्चों की बात को सुनना चाहिए और समझना चाहिए, जिससे कि इस तरह की चीज़ें रुक जाएं और आगे ना हो। ठीक है, आप जरा सा पीछे कर दीजिए, एक बार ये भी बोल लें। देखिए समस्या तो हमारे देश में बहुत सारी है, लेकिन इसका समाधान क्या है तो हम इस पे बात करेंगे। जैसे कि हम बताते, जो हमारा एनजीओ है इनाया फाउंडेशन से मैं हूँ, तो देखिए जिसमें हम बच्चों को अवेयर करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि अगर कोई आपको टच कर रहा है तो किस तरीके से रोकना। आपको पता है छोटी छोटी घटना एक दिन बड़ी बनती है।
एक छोटी जो घटना होती है एक दिन बड़ी बनती है। तो किस तरीके से अगर उसको फर्स्ट टाइम रोका जाए, टोका जाए, तो हो सकता है उस इंसान का हौसला बुलंद ना हो। अगर बच्चों को ये समझ है कोई आपको टच कर रहा है, अगर आपने अपने टीचर्स को बताया, पेरेंट्स को बताया, तो हो सकता है उस आदमी के पास वो जाएं और हो सकता है वो इस चीज़ को नेक्स्ट टाइम नहीं करें। तो इसी तरीके से अगर बच्चों को हम अवेयर करेंगे, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि स्कूलों में हम जाकर पेरेंट्स टीचर्स वगैरह को, बच्चों को हम अवेयर करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हमारे एएनएम जीएनएम में, अगर ये बच्चे उनको जाकर बताते हैं तो वो अपने पेरेंट्स के साथ ये बात शेयर कर सकते हैं कि हमारे साथ इस तरीके से हो रहा है, तो अगली टाइम वो नहीं हो। ब्रेक के बाद जनमंच में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले चर्चा चल रही थी कि आखिर ऐसे कौन से उपाय अपनाए जाएं जिनसे इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, नौनिहालों को बचाया जा सके ऐसे बड़े अपराध या दुष्कर्म से। मैम जरा जी ठीक है, आप कह लीजिए, फिर मैं बस एक चीज़ चाह रही थी, जैसे मैम ने कहा कि बच्चे आजकल इंटरनेट बहुत यूज़ करते हैं, तो जब उनका इंटेलिजेंस इतना है कि वो इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से उनको गुड टच बैड टच हेल्पलाइन नंबर्स 109818 नंबर्स जो हैं उसके बारे में एटलीस्ट अवेयर तो किया जाए, बिकॉज वो बॉन्डिंग नहीं हो पा रही पेरेंट्स के बीच में, वो कम्युनिकेशन गैप होता जा रहा है। जब बच्चा स्कूल से आता है हम हमेशा ही पूछते हैं आपने होमवर्क किया, आपके मार्क्स कितने आए, ये कभी नहीं पूछते हैं कि आपको किसी ने परेशान किया नहीं किया, आपको वॉशरूम में किसी ने परेशान किया नहीं किया। तो वी हैव टू ये भी बहुत जरूरी है, ये कम्युनिकेशन भी बहुत और जरूरी है। पेरेंट्स के बीच में एक पासवर्ड रखना, एक कोड वर्ड रखना बहुत जरूरी है। झालावाड़ में एक इंसिडेंट हुआ है, मैं आपको बताना चाहूंगी 2 मिनट के लिए। हाँ जी, एक एएनएम है और उन्होंने बहुत अच्छा किया कि एक पड़ोस में आया था उनकी बच्ची को लेने के लिए, तो एएनएम वाज ऑब्जर्विंग दिस थिंग और एएनएम ने वहीं पर उस बच्चे को रोका कि आप इस पड़ोसी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जब वो पड़ोसी के साथ गया और वो पड़ोसी उसी के घर में खाली मकान में लेके दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा था, एंड उसकी अलर्टनेस की वजह से वो बच्ची बच आप एक बार माइक मैम उधर दे दीजिए, वो भी आप खड़े हो जाइए सर, आपका कैमरा उस तरफ है। सबसे पहली बात तो जिस प्रकार ये आंकड़े बढ़े जा रहे हैं इनको अपन रोक तो नहीं सकते, लेकिन अवेयरनेस से इनमें कमी जरूर ला सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात तो माता पिता की अवेयरनेस। इसमें एक्चुअल में जो शहरीकरण हुआ है, मैं विशेष तौर से शहरीकरण की बात करता हूँ। शहरीकरण में माताएं अपने आप में किट्टी पार्टी या और कई प्रोग्रामों में व्यस्त हो गई, बच्चों को समय नहीं दे पा रही, जबकि सबसे मतलब बच्ची की सबसे फ्रेंड जो है वो माता ही हो सकती है, वही उससे जितनी बात कर सकती है किसी भी तरीके की, वो ही कर सकती है। आजकल क्या है, गांवों का माहौल भी थोड़ा ख़राब हो गया है। पहले क्या है कि माहौल ठीक था, आजकल की थोड़ी परवरिश में भी थोड़ी कमी आई है पहले के देखते हुए। और जैसे कि छोटे बच्चे रहते हैं, जैसे कि अभी सब कह रहे थे, मोबाइल से इंटरनेट कनेक्ट, थोड़ा सा उन पर भी लगाम कसना चाहिए, जिससे कि इनमें अवेयरनेस आए। और जैसे कि अभी हैदराबाद में जो कांड हुआ था, उसमें पुलिस की भी, जैसे कि भाई साहब ने कहा कि पुलिस की भी उसमें कमी रही थी, जैसे कि वो उसकी छोटी सिस्टर जैसे पहले थाने में गई, उसने कहा था ये थाना यहाँ लगता ही नहीं है। तो जहाँ तक अगर वहाँ पे वो उस चीज़ को वहाँ पे हैंडल कर लेते तो शायद ही वो लड़की बच जाती, रेड्डी जी बच सकती थी। तो इसमें पुलिस प्रशासन की भी कमी रही है, तो ऐसा कानून लाए कि इन पे भी सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि पुलिस प्रशासन में भी ये वो आए कि हर अधिकारी कांपे कि ऐसी हर घटना करने से पहले। ठीक है शिप्रा जी, मेरा सवाल आपसे, मैम मैं आ रहा हूँ मैं आपके पास में, ये चूंकि अब आंकड़ों की हम लोग बात कर रहे हैं, समाधान की भी इस पे बात होनी चाहिए। इनाया की तरफ से कई तरह के सुझाव भी सामने आए, ये लोग लगातार काम भी कर रहे हैं उसको लेकर। ये वो आंकड़े हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, और ऐसे लाखों आंकड़े होंगे या लाखों रिपोर्टिंग होंगी जो रिपोर्ट हुई नहीं, क्योंकि वो लिहाज के चक्कर में, समाज के चक्कर में, रेपुटेशन के चक्कर के अंदर उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं किया। ऐसी स्थिति तो और भी बदतर है। बिल्कुल, देखिए रिपोर्ट नहीं, और जो आंकड़े हम इंटरनेट के ज़रिए जो नुकसान की जो बात कर रहे हैं, वो 1% तबका है। बहुत बड़ा तबका जो है वो तो देखिए कस्बाई इलाका है, रूरल इलाका है, वहाँ तो इंटरनेट की कहाँ पहुँच है। लेकिन बात ये है कि जो इस तरह के दुष्कर्म या कुकर्म करने वाला व्यक्ति है, उसकी एक्सेस है उन तक, ये बड़ा खतरनाक बात है। और 3 एस्पेक्ट है मुझे लगता है आसिफ, जिस पर कि हमें सोचना चाहिए। क्योंकि जब मैं बात करती हूँ कि हमारे ज़माने में 20 साल पहले, 30 साल पहले भी ये हरकतें होती थी, आज भी हो रही हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं सोसाइटी की तरह हम लोग फेल हुए हैं। और 3 एस्पेक्ट हैं जिन पर कि हमें बहुत वैज्ञानिक तरीके से काम करना पड़ेगा। एक एस्पेक्ट है परिवार का, एक है परिवेश का, और एक है परवरिश का। ये तीनों एस्पेक्ट पे हमें सोचना पड़ेगा। मैं आज आप जब पुलिस के आंकड़े आप बता रहे हैं,
मुझे लगता है कि मीडिया की जिम्मेदारी है कि वैज्ञानिक तरीके से और बहुत सारे सवाल जो हैं वो सिस्टम से पूछे जाने चाहिए। जैसे कि अभी एक यूएन संस्था के साथ में मिलकर राजस्थान पुलिस ने एक ऐप डेवलप किया और उसमें सिटीजन के एंगेजमेंट के साथ उन्होंने ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ लोगों को, सिटीजन्स को, बच्चों को, औरतों को, महिलाओं को, बच्चियों को डर लगता है और किससे डर लगता है। लेकिन उसके आंकड़े इतने खौफनाक हैं कि वो जाहिर करने से बच रहे हैं, क्योंकि उससे उनकी जो इमेज है उसको खतरा है। तो ये सवाल जो है मीडिया को, जागरूक नागरिकों को पूछने नारायण सर जी। और ये सवाल पूछने की जो प्रवृत्ति है केवल मीडिया की नहीं, जब तक कि नागरिक जो जागरूक हैं अगर वो सवाल नहीं पूछेंगे और प्रिवेंटिव अप्रोच के साथ में हम लोग काम नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। अभी हरियाणा के कैथल में एक बच्ची को फेंक दिया गया और कुत्तों ने उसे बचा लिया। लावारिस कुत्तों ने उसको, बच्ची को बचा लिया। लेकिन कुत्ते ज़रूर सोच रहे होंगे कि बच्ची बड़ी होगी तो इस समाज से बचेगी या नहीं बचेगी। इसमें राजनीतिक लोग भी बैठे हैं, क्या उनको गवारा करता है कि जो लड़कियां, महिलाएं एक्टिविस्ट है उनको बलात्कार की धमकी दी जाए? नेता उनको समर्थन करते हैं, उनके फॉलोअर बने हुए हैं। यही मानसिकता है जो बलात्कार को बढ़ावा देती है। सरकार नहीं रोक सकती, कानून नहीं रोक सकता, समाज रोक सकता है। कानून है वो निवारक है, उन्मूलक नहीं है। आप फांसी कर दीजिए, इससे भी अपराध नहीं रुकेंगे। अपराध रुकेंगे हमारी हया से, हमारी लाज से, हमारे तिरस्कार से जो हम नहीं कर रहे हैं। बाबा गिरफ्तार है, मौलवी गिरफ्तार है, बिशप गिरफ्तार है, बच्ची कहाँ जाएगी? संत समाज समर्थन कर देता है अपराधियों का। जो धर्म की, चाहे हिंदू या मुस्लिम हो, उनकी परिषदें समर्थन करती, बच्ची कहाँ जाएगी? जितने बाबा है हर जगह औरत अकेली लड़ी है, कोई उनके साथ नहीं गया। बाबाओं से मिलने सब बड़े बड़े लोग गए, पीड़िता की हिमायत में कोई नहीं गया। इसलिए समाज को चाहिए कि उनका तिरस्कार करे और कानून का इंतजार न करे। हमारे हाथ में रोकना सरकार के हाथ में, पुलिस के हाथ में नहीं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मैम। आखिर में मैम, ठीक है गोटवाल जी, बहुत संक्षेप में। तो मानसिकता है, जो ही पीड़ित परिवार या परिजन वहाँ जाके थाने पे रिपोर्ट लेके जाते हैं, कोई भी लिख के नहीं देता है। वो कहता है इसको यहीं निपटा दो, उसको बुला के और थोड़ा सा धमका दो। हमारी स्थिति ये हो जाती है कि उसको अब क्या करें। और फिर अगर मान लो परिजन है और उसकी गिरफ्तारी की बात आएगी तो वही जो रिपोर्ट लेके आए हैं, अभी मैम आप सुने, आप पहले आप बता रहे थे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे व्यक्ति आते हैं कि नहीं साहब इसको गिरफ्तार तो मत करो, इसको थोड़ा सा बुला के धमका दो। ये पुलिस के अंदर रिपोर्टेड केसेज आते हैं यूँ। एफआईआर कोई लिख के देना नहीं चाहता, क्योंकि उनका रिश्तेदार है, उनका परिचित है, उनका जानकार है, उनका पड़ोसी है। कई तरह की दुश्वारी ये दिक्कत आती है। नंबर एक। नंबर दो, मैं एक संक्षेप में ये 2-3 चीजें ही बताना चाहता हूँ। जैसे इनाया ये कर रही है, मैं तो एक कह रहा हूँ कि जैसे बारेड साहब ने कहा कि पंच, सरपंच, जो प्रतिनिधि है, एमएलए, एमपी है, प्रधान है, ये इनके खिलाफ, जिसके खिलाफ भी ये महिला उत्पीड़न के केसेज हैं, उनको टिकट ही नहीं दे। ये एक सब बैठ के एक तय करें, नंबर एक। नंबर दो, जैसा इंटरनेट है, मैं इंटरनेट को यूज करने के लिए बता रहा हूँ कि इंटरनेट के ऊपर ऐसी सामग्री डाले कि वो बच्चा उसको देखे कि अगर चीज आएगी तो आप क्या देख रहे हैं, माता पिता की इस पर नजर होनी चाहिए। ठीक है, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरा एक और है कि इसको एजुकेशन के अंदर डालना चाहिए। एजुकेशन के अंदर इसको अनिवार्य विषय कर देना चाहिए। इस पे कोई पर्देदारी नहीं हो। सबसे आखिर में शिप्रा मैम, उनको लास्ट में दे दीजिए आप। यहाँ पर जो हमारे साथी ने कहा कि माँ को ही सहेली होना चाहिए, तो फिर तो जो लड़के जिनके साथ हो रहे हैं इस तरह के, उनका पिता दोस्त होना चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये कलेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। हम लोग हमेशा माँ के ऊपर जिम्मेदारी डाल के मुक्त नहीं हो सकते, पिता का भी उतना ही रोल है। तो यहाँ जो टोटल समझ में आता है, जो शिप्रा जी ने कहा कि परिवार, परिवेश और परवरिश, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और यहाँ ये चीज़ है कि हमें अपने बच्चों के करेक्शन पे नहीं, कनेक्शन पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के साथ हम कनेक्ट होएं। पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए, पुलिस ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए। बच्चा इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हर व्यक्ति ये सोचे, ये और इससे अवेयरनेस आएगी देर सवेर। ठीक है सर, ठीक है सर। चीज ऐड कर रही हूँ मैं, जो आपने कहा कि हम कैसे प्रिवेंटिव एक्शन पर भी जाएं, तो 1098 की जो आपने बात कही, वो जो चाइल्ड हेल्पलाइन है जो बनी हुई, उसकी बहुत अच्छी मूवी है। मैं आपके माध्यम से, जनमंच के माध्यम से सारे ऑडियंस को, मुझे लगता है सारे पेरेंट्स को, टीचर्स को, कोमल के नाम से एक मूवी है जिसमें कि कंप्लीट क्या प्रोसेस है, कैसे बचाव करेगा बच्चा, कैसे समझेगा खराब टच को, और कैसे उसको मदद मिल सकती है। इस पूरी प्रक्रिया की बहुत अच्छी मूवी बनी हुई है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा जरिया है, बहुत अच्छा रिसोर्स है, उसको यूज़ करना चाहिए। और एक वॉलंटियरिज्म की जो एक
हमारा सोच सब बच्चों को भी दिखानी चाहिए। हम लोग क्या कहने में बस बातें बनाने में बहुत जी। आगे हैं, लेकिन कहीं हमारे कदम जो है, हम संडे का, सैटरडे का, फ्राइडे का कोई एक समय जो कि हम लोग एक स्पर्श का हमारा एक कैंपेन जो बनाए, हम सब लोग अपने अपने तरीके से स्कूलों में जा रहे हैं। और ये जो सारी प्रक्रिया है कि कैसे समझा जाए, कैसे बचा जाए, जी और कैसे बिल्कुल, रिपोर्ट ये किया बहुत जाए, जरूरी है सारी सर। चीजें हम- सर देखिए, वी आर इंडल्जिंग इन वेरी विशफुल थिंकिंग। हम बहुत सारी बातें ऐसी बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, जो बहुत ही आइडियलिस्टिक है, वो नहीं हो सकती। आज का समाज जिस दौर से गुजर रहा है, जो एक ट्रांजिशन फेज है इंडियन सोसाइटी में, वेस्टर्न से प्रभावित है, इंडियन रूट्स छूटती जा रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। एंड इंडल्जिंग इन विशफुल थिंकिंग विल बी वेरी वेरी फ्यूटाइल। मेरा, और किसी ने कहा कि माताओं के ऊपर सबसे ज़्यादा बोझ डाल दिया कि वो सिखाएं, वो समझाएं। मैं एक बात बताऊं, ये बहुत डेलिकेट सब्जेक्ट है एंड इट हैज़ टू बी डेल्ट विद स्पेशलिस्ट, विद एक्सपर्ट्स। हम यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, हम एक्सपर्ट्स हैं, और हर माता एक्सपर्ट नहीं होती। वो अपने बच्चे को ये काउंसलिंग नहीं कर सकती गुड टच बैड टच के लिए। अगर इसके लिए एक अगर स्पेशलिस्ट गांव की में जरूरत जाए, है। इंटीरियर हम में जैसे जाए, तो एनजीओज की उनको ये जरूरत है। अवेयरनेस है भी नहीं। बिल्कुल, वो माँ आपके सामने आंकड़े हैं, आप एनालिसिस कीजिए। आपके पास में जो तरीका है, वो आपको पता है कि साइंटिफिक तरीके से कैसे समझाया जाए, आप वैसे बिल्कुल, समझाइए। और तो वहाँ scientific तक approach सर के साथ आप ही होगा। आप जो काम कर रहे हैं वहाँ तक आपको पहुँचना भी पड़ेगा। क्योंकि हाँ, तो हमको शहर की पढ़ी लिखी माँ फिर भी समझ जाएगी, लेकिन वो जो इंटीरियर में जो खेतों में काम कर तो रही है, इसके लिए उसको सरकार समझने की में दिक्कत भूमिका आएगी। काफी अहम हो जाती है, और जो दूसरी संस्थाएं हैं उनकी जिम्मेदारी, स्कूल्स की और दूसरी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जिम्मेदारी बहुत हो जाती है ठीक है, कि वो हम अंतिम- जैसे ठीक है, स्पेशलिस्ट अंतिम को टिप्पणी, बुलाएं बारट सर और अंतिम ऐसे टिप्पणी। प्रोग्राम्स कराएं जिससे अवेयरनेस जाए। बिल्कुल ठीक। सर वक्त आ गया कि अब इन आंकड़ों में ना उलझा जाए, इन आंकड़ों को खत्म किया जाए। एक यूनानी दार्शनिक कहते हैं कि इंसान संसार में सारे प्राणियों में सबसे उम्दा है। अगर कानून गैर मौजूद हो तो जानवर से बदतर हो जाता है। इसलिए हमें सख्त कानून नहीं, अच्छा शासक वो होता है जो सरलतम कानून में अच्छे परिणाम दे। और ये व्यक्ति पे निर्भर करता है कि हम जब अपराधियों का तिरस्कार करना शुरू करेंगे, उनका निरादर करना शुरू करेंगे, तो हमारी जो समाज की पकड़ है उसी से वो रुक सकता है। वो कोई सीख से, संगीनों से ही नहीं रुक सकते अपराध। उन देशों में भी हो रहे हैं जहाँ चौराहे पे मारे जाते हैं। और जो माहौल हमने बना दिया है कि चौराहे पे न्याय, ये बहुत खतरनाक रास्ते की तरफ ले जा रहे हैं। चौराहे पे नहीं, हम घरों में न्याय करना शुरू कर दें कि जो 3,60,000 मुकदमे दर्ज हो रहे हैं औरतों के खिलाफ अपराध के, उसमें 33% घर की चार दीवारी के, डोमेस्टिक वायलेंस के है। इसलिए हमें घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी इसका निदान हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, और सबसे महत्वपूर्ण बात इस चर्चा में जो निकलकर सामने आई वो ये है कि जब बच्चे स्कूल से घर लौटते हैं तो उनसे पढ़ाई की जगह साथ साथ ये भी पूछा जाए कि आपको स्कूल में किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हुई, या आपके साथ कोई मिसबिहेव तो नहीं कर रहा। क्योंकि बच्चा जब आपसे इस बारे में बात करेगा तो हो सकता है कि जो आंकड़े इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बता रहे हैं, आने वाले समय के अंदर इन आंकड़ों के अंदर गिरावट आएगी। और साथ ही साथ ऐसे लोगों को भी पहचानने की कोशिश करें जिनके साथ आपके बच्चे घूमते हैं, और जब वो बच्चे वापस आते हैं आपको क्या कहते हैं, उनके बारे में क्या फीडबैक देते हैं। शायद इन अपराध के अंदर, इन आंकड़ों के अंदर कमी आए। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम के अंदर आने के लिए, हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार। 60